हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि 3D ज्योमेट्री के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करें जो उनको जेई एडवांस 2024 में भी काम आए, और जो बच्चे जेई एडवांस 2024 की 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आए। तो उन बच्चों के लिए जो इस साल जेई एडवांस देने वाले हैं और अगले साल जेई एडवांस की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मैं ये 3D ज्योमेट्री का पूरा एक लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन तो नहीं होगा, ये डिटेल्ड रिवीजन होगा। तो इसमें मैं पूरी तरीके से वो सारे पॉइंट्स हर लेक्चर में अटैच कर दूंगा जो इस लेक्चर में कवर किए गए हैं। तो अगर आप रिवीजन करने आए हैं तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 3D ज्योमेट्री फॉर जेई एडवांस 2024। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। देखिए, 2D ज्योमेट्री में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हमारे पास सिर्फ दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और उसमें हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास तीन एक्सिस हो जाते हैं। हमारे पास एक एक एक्स एक्सिस हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है और जेड जेड एक्सिस हो जाता है। तो इसमें अगर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ऑब्वियसली इसके तीन कंपोनेंट्स हो गए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स रिप्रेजेंट करता है आपका वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, वाई रिप्रेजेंट करता है एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस, और जेड रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं इन अ प्लेन। सो इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, magnitude of x and y coordinates are perpendicular distances from y and x axis respectively, but in case of three-dimensional geometry it is understood in a different way, and how it is understood we have seen here. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ x कोऑर्डिनेट जो होता है वो हो जाता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। सो एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, एंड सिमिलरली वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो तो एक्स जेड प्लेन से, और जेड कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो एक्स वाई प्लेन से। ठीक है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे है तो आपका x और z कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और अगर z एक्सिस पे है तो आपका x और y कोऑर्डिनेट जीरो होगा उस पॉइंट का। साइन स्कीम एक बार देख लेते हैं। तो साइन स्कीम में हमारा अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सो अब पहले हमारे पास अगर सिर्फ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री था तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते थे, लेकिन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, और उन ऑक्टेंट्स में साइन स्कीम किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट की अगर बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव। एक बार मैं आपको पिक्चर से समझा देता हूँ कि ये ऑक्टेंट्स किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब बनाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं कट इस तरीके से करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ऑक्टेंट हमने बनाए किस तरीके से हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये क्यूब कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया। ये वाला सेक्शन हमने डिवाइड किया हाफ में, तो मतलब एक प्लेन हमने इस तरीके से लिया सच दैट इस फेस को कट करे, एक प्लेन हमने इस तरीके से लिया सच दैट इस फेस को कट करे। ठीक है, एंड इस फेस को कट करे। और तीसरा प्लेन हमने लिया, एक मिनट इसको सही से बना लेते हैं, ये। ठीक है, और तीसरा प्लेन कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे कि इस क्यूब के बेसिकली हमने 8 पार्ट्स कट किए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और इसी के जस्ट नीचे भी आपको इसी तरीके से 4 सेक्शंस मिलेंगे। तो ये हमारे ऑक्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑक्टेंट्स हो गए, और अगर हम एक एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट द ऑक्टेंट्स, ये इस तरीके से कुछ हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो जाएगा। प्रेफरेबली हम लोग इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया या हमारा ये वाला रीजन जहाँ पे x भी पॉजिटिव है,
y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड ऑक्टेंट हो जाता है हमारा x नेगेटिव। x नेगेटिव यानी ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट हुआ, तो ये आपका सेकेंड ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जहां पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव रहेगा। थर्ड ऑक्टेंट की बात करेंगे तो x और y नेगेटिव हो जाएगा, z स्टिल पॉजिटिव होगा। x और y दोनों नेगेटिव, यानी आपका ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट, ठीक है। फोर्थ ऑक्टेंट में x पॉजिटिव, z पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, तो ये आपका हो गया फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है, जहां पे x पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, लेकिन y नेगेटिव है, ठीक है। फिफ्थ ऑक्टेंट में आपके पास x और y पॉजिटिव और z नेगेटिव, x और y पॉजिटिव और z नेगेटिव, यानी आपका x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव होगा, तो ये आपका फिफ्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा आपके पास x नेगेटिव, z नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव, z नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये आपका सिक्स्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ ऑक्टेंट इसी के जस्ट बाजू वाला पार्ट होगा और ये आपका हो जाएगा एट्थ ऑक्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑक्टेंट डिफाइन करते हैं इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। बाकी कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, जैसा 2D में होता था उसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ठीक है, इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B, तो इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी हम लोग जैसा 2D में निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में, तो ये दे देगा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी हम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से 2D में हमने किया था, बस यहाँ पे एक तीसरा कंपोनेंट z कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो सपोज आपके पास एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे Q है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स आपको x1, y1, z1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2, और अगर कोई तीसरा पॉइंट R है, ठीक है, तीसरा पॉइंट R है जो इसको m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो ये आपका R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x1, m1:m2 मान लेते हैं, m1:m2, m:n के बदले में, ठीक है, m:n के बदले में हम इसको m1:m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका m1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस m2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली y के लिए भी और सिमिलरली z के लिए भी। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए पढ़ा था। कुछ चीजें नोट करने वाली ये हैं कि अगर मान लीजिए एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये हम देखेंगे कि ये प्लेन का इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को अगर ये डिवाइड करता है, तो सपोज हम एक प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा प्लेन है, ठीक है, और हमारे पास एक लाइन है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, सपोज ये हमारा लाइन है, और ये प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये पॉइंट P हो गया हमारा और ये पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 और z1 है। Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 और z2 है। हमें ये निकालना है कि ये प्लेन इस लाइन जो P और Q को ज्वाइन कर रहे हैं उसको अगर R पे कट करता है, तो ये R PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये रेशियो निकालने के लिए सपोज ये रेशियो हम मान लेते हैं λ:1, ठीक है, λ:1, तो R का जो कोऑर्डिनेट आएगा, R का कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा, R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा λ:x2, है ना, प्लस x1 अपॉन λ+1, है ना। सिमिलरली λ:2 प्लस y1 अपॉन λ+1 एंड देन λ/z2 प्लस z1 अपॉन λ+1, ठीक है क्या। ये R का कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन R जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई करता है। R जो पॉइंट है वो क्या करता है, इस प्लेन पे लाई करता है। तो जैसे ही R की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे
और वहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। यानी रेशियो हमारा था लैम्डा इज टू 1, ठीक है। तो यानी हमारा जो प्लेन है इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को अगर किसी पॉइंट पे आर आर पे कट करता है तो आर इन दोनों पॉइंट्स को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d से, ठीक है। यही सिमिलर चीज हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री में लाइन के लिए पढ़ा था, ठीक है क्या। चलिए अब सवालों पे आते हैं सीधे। हमारे पास क्वेश्चन है AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल BAC एंड D लाइज ऑन BC, देन फाइंड AD हमें निकालना है, यानी AD का लेंथ हमें निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हमें D का क्या चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। और सिंस ये एंगल बाइसेक्टर है तो यानी ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। ट्रायंगल में हम ये बात जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड लेंथ्स। तो हमें सबसे पहले तो साइड लेंथ निकालना पड़ेगा AB का। तो AB साइड लेंथ अगर हम निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 4 प्लस 1 तो 8 प्लस 1 9 और ये आ गया आपका 3। सिमिलरली आप AC निकाल सकते हैं, AC का लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से आपके पास 1 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर तो ये 4 आ गया, प्लस 2 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर तो ये हो गया 9, एंड 3 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर तो ये हो गया 36। तो ये 49 आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस हो गया 7। यानी ये जो D पॉइंट है ये इसको 3:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 इंटू -1 दैट इज -3 प्लस 7 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन 3 प्लस 7 दैट इज 10, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 इंटू -1 दैट इज -3 प्लस 7 इंटू 4 दैट इज 28 और अपॉन 10, है ना। और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 इंटू -3 दैट इज -9 प्लस 7 इंटू 1 दैट इज 7 एंड अपॉन 10, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया -3 अपॉन 10 कॉमा ये हो जाएगा 25 अपॉन 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 10। अब सिंस ये कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है तो AD का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 दैट इज 28 अपॉन 10 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें लेंथ ऑफ AD मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहां से आप आगे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर ड्रॉन थ्रू 1, 2, 3 एंड 3, -4, -5। तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ एजेस एंड डायगोनल्स। तो देखिए 3D में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें 3D पिक्चर इमेजिन करना होता है और हमारे लिए आसान 2D इमेजिन करना होता है एज कंपेयर टू 3D इमेजिन करना। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले 2D में लाने की कोशिश करते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी Z कोऑर्डिनेट भूल जाता हूं कि हमारे पास Z कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। हम पहले X और Y कोऑर्डिनेट में काम करके देख लेते हैं कि X और Y कोऑर्डिनेट अगर हम सिर्फ कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं कि Z कोऑर्डिनेट अभी नहीं है हमारे पास, तो ये लाइंस किस तरीके से दिखेंगे। तो आपके पास है एक लाइन x इज इक्वल टू 1, तो एक लाइन हो गया x इज इक्वल टू 1, ठीक है क्या। दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू 3, तो दूसरा लाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर हम आपके पास है y इज इक्वल टू 2,
तो ये लाइन हो गया आपका y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर है y इज इक्वल टू -4, तो यहां कहीं आपके पास y इज इक्वल टू -4 आएगा, ठीक है क्या? ठीक है। तो देखिए, यानी ये वर्टिसेस अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1, 2 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3, लेकिन y इज इक्वल टू 2 ही है, तो 3, 2 इस तरीके से एंड सो ऑन हम निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास x के कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें तो x का हमारे पास एक वैल्यू था 1, 2, है ना। x इज इक्वल टू 1 था, फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 2 था, फिर हमारे पास z इज इक्वल टू 3 था, ठीक है क्या। फिर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 था, y इज इक्वल टू -4 था और z इज इक्वल टू -5 था। तो अब देखिए, अगर जब ये क्यूब बनेगा तो इसमें से एक साइड आपका ये दिखेगा और एक साइड आपको ये दिखेगा क्यूब का, है ना। तो ये साइड लेंथ अगर आप देखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, और ये साइड लेंथ अगर आप देखें तो ये इसके वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्यूब बना होगा उसके तीसरे साइड लेंथ का जो डिस्टेंस आएगा या तीसरा साइड लेंथ जो आएगा वो बेसिकली आपको z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम साइड लेंथ्स निकालते हैं क्यूब का तो एक आ जाएगा x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो आपके पास एक साइड लेंथ आ जाएगा 2, दूसरा आ जाएगा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस तो 6, और तीसरा आ जाएगा आपका z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज 8। ये तो बात हो गई साइड लेंथ की। अब बात आती है डायगोनल्स कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं ना, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास बाकी सारे वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो क्लियरली एक क्यूब में हमारे पास 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। और 8 वर्टिसेस हम निकालेंगे कैसे? तो 8 वर्टिसेस आप बहुत आसानी से पीएनसी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी वर्टेक्स x, y, z के फॉर्म में होगा। तो x के लिए आपके पास 2 पॉसिबल ऑप्शन है, y के लिए 2 पॉसिबल ऑप्शन है और z के लिए 2 पॉसिबल ऑप्शन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी आपके 8 वर्टिसेस मिलने वाले हैं। तो चलिए इनके वर्टिसेस एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सारे वर्टिसेस हमारे क्यूब के क्या क्या होंगे वो लिख लेते हैं। तो हम एक बार x और y को फिक्स कर लेते हैं, 1, 2, z वैरी करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 एंड 1, 2, -5, ठीक है क्या। ये 2 वर्टिसेस आ गए। फिर हम क्या करते हैं, x को फिक्स करते हैं, ठीक है, और z को फिक्स कर लेते हैं और y वैरी करवा लेते हैं, ठीक है। तो एक y यहाँ पे ऑलरेडी वैरी हो चुका है, दूसरा y यहाँ पे वैरी करवा लिया, तो ये हमारा तीसरा वर्टेक्स मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, x को फिक्स करते हैं और z को वैरी करवा लेते हैं, यहाँ पे y को फिक्स करते हैं, z वैरी करवा लेते हैं, तो ये हमारे पास 1, -4, -5, ठीक है क्या। ये एक वर्टेक्स मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 x को फिक्स करते हैं 3 से, ठीक है। तो आपके पास 3, 2, 3 एक वर्टेक्स आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3, 2, -5 दूसरा वर्टेक्स, ठीक है। फिर हम x को फिक्स करके y वैरी करवाएंगे, तो 3, -4, 3 ये आपका एक वर्टेक्स आ जाएगा। और फिर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास z को वैरी करवा देंगे, तो 3, -4, -5 ये आपका 8वां वर्टेक्स। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ये सारे आपके वर्टिसेस आ गए। अब इन वर्टिसेस में कौन सा डायगोनल होगा और कौन सा साइड होगा, ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी वर्टेक्स में, किसी भी 2 वर्टेक्स में 2 कंपोनेंट्स अगर सेम आ जाते हैं, यानी x और y अगर यहाँ पे सेम आ गया और z सिर्फ वैरी कर रहा है, तो ये दोनों मिला के एक साइड बनाएंगे और इस साइड का लेंथ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे 1 और -4 अगर हम फिक्स करते हैं और 1 और -4 करते हैं फिक्स, तो ये भी आपका एक साइड दे देगा। सिमिलरली 3, 2 फिक्स है, 3, 2 फिक्स है, ये भी आपके पास एक साइड आ गया। 3, -4 फिक्स है, 3, -4 फिक्स है, ये भी आपके पास एक साइड आ गया। सिमिलरली ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस जिसमें दो दो कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं, जैसे 1 और 3 अगर यहाँ पे फिक्स है, तो ऐसा कोई भी अगर हम देखेंगे जिसमें 1 और 3 फिक्स होगा, तो ये मिला के आपका एक साइड बनेगा, ठीक है। तो साइड बनाने के लिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स दोनों वर्टेक्स में सेम होने चाहिए और तीसरा वैरी करना चाहिए।
डायगोनल बनाने के लिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सेम और दो वैरी करने चाहिए, या फिर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स वैरी करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डायगोनल्स बनाएं अपने, ठीक है, तो एक बार डायगोनल्स लिख के देखते हैं। डायगोनल्स हमारे कौन कौन से कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो एक हमारे पास 1,2,3, ठीक है, और इसमें से 2 और 3 दोनों को वैरी करवा दें तो हमारे पास एक डायगोनल मिल जाएगा। तो हमारे पास 1 और -4 एंड -5, दिस विल बी वन ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को फिक्स किया था हमने, फिर 2 को फिक्स कर लेते हैं और 1 और 3 को वैरी करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक हो जाएगा 1 2 3, 2 को फिक्स किया और 1 मतलब x और z कोऑर्डिनेट्स को वैरी करवा लिया, तो 3, 2, -5, ये दूसरा डायगोनल आ जाएगा। सिमिलरली अब आप 3 को फिक्स कीजिए, यानी z कोऑर्डिनेट को फिक्स कीजिए और x और y को आप वैरी करवा लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा, तो इस केस में आपके पास 1, 2, 3 और हमें x और y को वैरी करवाना है, तो 3, -4, 3। ठीक है क्या, ये आ जाएगा। और एक क्या होगा, तीनों को वैरी करवा लीजिए, तो 1, 2, 3 एंड आपके पास आ जाएगा 3, -4, -5। तो ये आपके डायगोनल्स आ गए। और भी डायगोनल्स होंगे लेकिन लेंथ हमने यहीं से निकल जाएगा। तो इस डायगोनल का अगर हम लेंथ देखें तो ये क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये 1 - 1 स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर तो 36 है ना, और ये z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर तो ये हो गया 64। ठीक है, तो ये डायगोनल का लेंथ आ गया 10। ठीक है, इस डायगोनल का अगर हम लेंथ निकालें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर तो ये आ गया 4, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर 0 रहेगा, और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर आपका आ गया 64, तो ये हो गया √68, है ना। तीसरा डायगोनल अगर हम देखें तो इसका लेंथ अगर हम देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर 4, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर 36 है ना, और z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर 0, तो ये आ गया आपका √40। ठीक है, और तीसरा डायगोनल अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर तो 4, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर तो 36 एंड z कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर तो 64, तो ये आ गया √104। तो ये आपके 4 डायगोनल्स होंगे, 3 बॉडी डायगोनल्स, 3 फेस डायगोनल्स और एक क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो ये आपके चारों डायगोनल्स के लेंथ आ गए। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास साइड लेंथ्स जो आएंगे वो आ जाएंगे 2, 6 और 8, और आपके पास जो डायगोनल्स का लेंथ आएगा वो कौन 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 सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 10, दूसरा आ जाएगा आपके पास √68, तीसरा आ जाएगा आपके पास √40, है ना, और चौथा आ जाएगा आपके पास √104। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव such that its distance from x-axis is half of its distance from zy plane। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें पिक्चर बना के समझना होगा। तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, हमें एक पॉइंट का लोकस चाहिए जो इस तरीके से मूव करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जेड वाई प्लेन। अब देखिए, जेड वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होता है, जेड वाई प्लेन से तो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई एक्सिस हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एक्सिस हो जाता है, तो ये तो आपका मॉड एक्स आ जाएगा। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो अगर मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहां पे लिया है पी, एक्स, वाई, जेड, इसका अगर हमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है तो देखिए, इससे अगर हमने परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे डाला, ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे हम आ रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट को बेसिकली हमने 0 कर दिया, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एक्स, वाई, 0, है ना। और इसका परपेंडिकुलर अगर हम एक्स एक्सिस पे डालें, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाई को भी 0 कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा एक्स, 0, 0। और अगर आप देखें डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से,
तो ये वाला लाइन का डिस्टेंस होगा, ये वाला लाइन का जो लेंथ होगा वही आपका हो जाएगा। और ये लाइन का अगर आप देखें तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस z के बराबर है और ये डिस्टेंस कितना है y के बराबर। तो आपका ये जो डिस्टेंस OP अगर हम इसको कंसिडर करें, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये आपका और कुछ नहीं बल्कि रूट ओवर एक्सिस z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आप चाहें तो मॉड लगा लें क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो ये आपका x एक्सिस से डिस्टेंस, ये आपका ZY प्लेन से डिस्टेंस। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस है इट इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ZY प्लेन, है ना। तो यानी आपके पास रूट ओवर z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x ZY प्लेन, दैट इज हाफ ऑफ मॉड x। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपके पास आ गया z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। और यहां से आपके पास रिलेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही आपका हो जाएगा क्या, लोकस, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, यहां पे दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो टर्म है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, और दूसरा टर्म है आपका कोसाइन, ठीक है। तो इन दोनों को समझते हैं। डायरेक्शन से तो ये बात समझ में आ रही है कि ये कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जिससे किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और कोसाइन से हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं तो कॉस थीटा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए, इसको हम लोगों ने A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप से रिप्रेजेंट किया है ना। और द एंगल्स विच दिस वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल्स बना रहा है, ठीक है, सपोज ये एंगल अल्फा, बीटा और गामा है, तो इन्हीं एंगल्स के कोसाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यानी इस केस में आपके इस वेक्टर P का या वेक्टर A का, सपोज ये वेक्टर A है हमारा, तो आपके वेक्टर A का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, इसको शॉर्ट में हम लोग DC बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, DC। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। इससे बेनिफिट, इसको डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर आपको ये तीनों एंगल्स पता हैं, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है कोई वेक्टर, तो आप उस वेक्टर को यूनिकली डिफाइन कर पाएंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वेक्टर किस तरफ और कैसे ओरिएंटेड है, यानी उसका डायरेक्शन आप बहुत यूनिकली डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। और सिंस हमने कॉस इसमें यूज किया है तो इसीलिए हमने इसको बोला डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरे 3D चैप्टर में, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझ लेंगे। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। डायरेक्शन क्या होता है, देखिए जो एंगल वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और इन्हीं एंगल्स के कोसाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल्स इसलिए क्योंकि अगर ये एंगल्स हमें पता हो तो हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। अब अल्फा, बीटा, गामा अगर हमारे डायरेक्शन एंगल्स हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन ये कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको समझने के लिए हम वेक्टर का थोड़ा सा यूज करेंगे। देखिए अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर ए दिया हुआ है और सपोज ए को हमने लिखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप एंड प्लस A3 के कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, उसके तरफ हम कोई भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के कैप, ठीक है क्या। अब हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेके आराम से एंगल बना निकाल सकते हैं। दो वेक्टर अगर हमारे पास पता है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो हम लोग डॉट प्रोडक्ट से बहुत आसानी से निकालते हैं। अगर दो वेक्टर ए और बी है तो हम लोग डिफाइन करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, है ना। इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाता है तो हमारे पास cos अल्फा क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट और अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस डॉट दिस आप करिएगा तो आपके पास हो जाएगा a1 अपॉन मॉड ए, ठीक है। सिमिलरली अगर y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है तो cos बीटा कितना हो जाएगा, इसका जे कैप से आप डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये बन जाएगा a2 अपॉन मॉड ए, है ना। एंड सिमिलरली cos गामा अगर आप निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a3 अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं अपने डायरेक्शन कोसाइंस। बोलचाल की भाषा में इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग यूजुअली एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका एम और ये हो गया आपका एन। तो आगे में जब भी हमें डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग यूजुअली एल, एम और एन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एल, एम और एन का ना एक खास प्रॉपर्टी है और वो देखिए क्या है। अगर हम एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और प्लस एन स्क्वेयर अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, सिंस सबके डिनोमिनेटर में तो मॉड ऑफ ए ही है तो ये मॉड ए स्क्वेयर डिनोमिनेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर होगा आपका a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर एंड प्लस a3 स्क्वेयर, है ना। और मॉड ऑफ ए स्क्वेयर क्या होगा, इस वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा, वो और कुछ नहीं बल्कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ही आएगा। तो एक्चुअली देखिए तो ये न्यूमरेटर भी आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर भी आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बनेगा। यानी ये तो कट के वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है और वो होती है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यानी सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी वेक्टर की बात करी लेकिन लाइन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए लाइन के बारे में हम 2D से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो अगर आपने देखा कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस से एक और एंगल बनाता है दैट इज पाई माइनस अल्फा, क्योंकि लाइन की बात कर रहे हैं और लाइन दोनों डायरेक्शन में इक्वली सबटेंड होता है ना। तो अगर एक एंगल अल्फा बना रहा है तो एक एंगल पाई माइनस अल्फा भी बना रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस से अगर एक एंगल ये बीटा बना रहा है तो दूसरा एंगल ये पाई माइनस बीटा भी बना रहा है। तो जेड एक्सिस से भी हम सिमिलरली कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा with x, y and z axis respectively, then pi minus alpha, pi minus beta और pi minus gamma is another set of angle that the line makes with principal axis. I think यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और अगर हमने डिफाइन किया L इज इक्वल टू कॉस अल्फा से, है ना, M इज इक्वल टू कॉस गामा से और N इज इक्वल टू कॉस बीटा से, है ना, और n इज इक्वल टू कॉस गामा से, तो हमारे पास एक और सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं। वो कौन से, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा हो जाता है, यानी ये वैल्यू माइनस एल आ जाएगी। सिमिलरली आपका कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा, यानी ये आ गया आपका माइनस एम, है ना। एंड सिमिलरली कॉस ऑफ पाई माइनस गामा आपके पास आ गया माइनस कॉस गामा और ये हो गया आपका माइनस एन। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन दिया हुआ है
तो साइमल्टेनियसली उसी लाइन का एक और सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा विच विल बी नेगेटिव ऑफ एल, नेगेटिव ऑफ एम एंड नेगेटिव ऑफ एन। सो दीज थ्री आर ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,1,1 एंड 3,2,3। अच्छा, एक और बात हम डायरेक्शन कोसाइन से अगर ध्यान दें तो डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो अगर हम एक वेक्टर बनाएं L1 Li प्लस Mj प्लस Nk से, है ना, ये अगर एक वेक्टर बनाएं तो ये हमारे पास A1 अपॉन मॉड AI, A2 अपॉन मॉड AI, अगर इसको हम ध्यान से लिखें तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन मॉड A, है ना, A1I प्लस A2J एंड प्लस A3K, है ना। और ये कुछ नहीं बल्कि हमारे पास क्या है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही तो लिखा हुआ है। यानी डायरेक्शन कोसाइंस से अगर हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो वेक्टर हमारे गिवन वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर देता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन से अगर हम कोई भी वेक्टर बनाएंगे तो वो हमें देगा अ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमें। अब ये समझ में आ गई तो इस सवाल को करना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं एंड पॉइंट्स के 1,1,1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,2,3, है ना। तो अगर ए बी वेक्टर हम निकालें, ठीक है, ए बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 टाइम्स आई दैट इज 2i, 2 - 1 टाइम्स j that is j and 3 - 1 टाइम्स k that is 2k, है ना। तो ये तो हमारा वेक्टर ए बी हो गया। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और सिंस हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, अगर आपके पास एल एम एन आपके पास एक डायरेक्शन कोसाइन है तो -L -M और -N भी उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे। तो मॉड्यूलस कितना आएगा, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज 3, तो ये 1/3 2i प्लस j प्लस 2k। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो आपके कंपोनेंट्स हो जाएंगे इस यूनिट वेक्टर के, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो एक सेट तो आपके पास आ गया 2/3, 1/3 और 2/3, है ना। दूसरा सेट हमने, सिंस लाइन की बात कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, नेगेटिव इसकी वैल्यू जो होगी वो भी आपका इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपके पास -2/3, -1/3 और -2/3, ये दूसरा सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा इसी लाइन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन L M और N है तो इनके प्रोपोर्शनल कोई भी 3 नंबर्स अगर हमारे पास होते हैं तो वो हमारे डायरेक्शन रेशियो कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यानी अगर आपके पास A B और C ये डायरेक्शन रेशियो है, इसको हम लोग dr से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो है, तो ये आपके पास प्रोपोर्शनल होने चाहिए, दैट इज L/A शुड बी इक्वल टू M/B एंड दिस शुड बी इक्वल टू N/C। अगर A B C ये प्रोपोर्शनैलिटी रूल फॉलो करते हैं तो हम लोग कहेंगे A B C आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस एज L M और N। ठीक है, रिलेशनशिप अगर देखना चाहें तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी है L/A M/B N/C, इसको हम लैम्डा बोल देते हैं। तो यहाँ L की वैल्यू क्या हो जाएगी, A लैम्डा, M की वैल्यू क्या हो जाएगी, B लैम्डा और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, C लैम्डा। अब सिंस हमें पता है कि L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 होती है, तो इनको स्क्वायर करके हम क्या कर सकते हैं, 1,
और यहां से लैम्डा की वैल्यू आप यहां प्लस माइनस भी ले सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√A² प्लस B² प्लस C²। यानी यहां से L की वैल्यू हो गई A/√, क्योंकि A लैम्डा था, लैम्डा की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दी तो L की वैल्यू आ गई, यहां सब्सटीट्यूट कर दी तो M की वैल्यू आ गई, और यहां सब्सटीट्यूट कर दी तो N की वैल्यू आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और उस डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखिए डायरेक्शन कोसाइन तो आपका यूनिक होगा वेक्टर का, क्योंकि आप यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं किसी भी वेक्टर के अलोंग, अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर तो यूनिक होता है, लेकिन उस वेक्टर के अलोंग ऑफ अ सर्टेन लेंथ आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, है ना? तो हम ये भी समझ सकते हैं यहां से कि डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं किसी वेक्टर के, तो डायरेक्शन रेशियोज कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, इनफैक्ट number of direction ratios can be infinite but the direction cosines remains same। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी दिया हुआ है किसी किसी लाइन का, ठीक है, किसी भी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाला रिलेशन डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, direction ratios of a line joining two points A and B are proportional to difference of x coordinates। ठीक है, difference of x coordinates, difference of y coordinates and difference of z coordinates। और ये बड़ा सिंपल सा भी है, क्योंकि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, ठीक है, तो हम ए बी वेक्टर लिखेंगे अगर, तो ए बी वेक्टर हमारा क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स टाइम्स आई, है ना, प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स टाइम्स जे, एंड प्लस डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट्स टाइम्स के, है ना। और यहां से अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर जो हम निकालेंगे वो प्रोपोर्शनल होगा x2 माइनस x1 के, प्रोपोर्शनल होगा y2 माइनस y1 के, और प्रोपोर्शनल होगा z2 माइनस z1 के, और इसी के प्रोपोर्शनल तो हमारा डायरेक्शन रेशियो भी होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स के प्रोपोर्शनल होगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स के प्रोपोर्शनल होगा, और डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट्स के प्रोपोर्शनल होगा। बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो डिफरेंस आप ले रहे हैं वो ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि x के लिए डिफरेंस आप x2 माइनस x1 ले लीजिए और y के लिए डिफरेंस आप y1 माइनस y2 ले लीजिए। नहीं, अगर आपने x2 माइनस x1 x के लिए लिया है तो y के लिए भी आप y2 माइनस y1 ही लीजिएगा, और z के लिए भी आप z2 माइनस z1 ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर दिस आर प्रोपोर्शनल टू दीज कंपोनेंट्स। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के ही क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इफ अ लाइन इज हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस l m n, है ना, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द वेक्टर दिस। ये हम लोगों ने बात कर भी ली है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपके एल एम एन होते हैं तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन। नहीं, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन पता हो तो हम उस लाइन का एंगल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमें पता है, यानी दो लाइंस के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर पता है, और अगर यूनिट वेक्टर पता है तो कॉस, तो कॉस ऑफ देयर एंगल हम डॉट प्रोडक्ट से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर दो लाइंस हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है, यानी लाइन 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा यूनिट वेक्टर जो आएगा, यूनिट वेक्टर, है ना, ये आ जाएगा आपके पास L1I प्लस M1J एन प्लस N1K। ठीक है, एंड सिमिलरली लाइन 2 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर, वो आ जाएगा आपके पास L2I प्लस
m2j n प्लस n2k, है ना। अब अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सिंस मैग्नीट्यूड तो इनका 1 ही होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। और वहीं अगर आपके डायरेक्शन कोसाइंस के बदले में डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तब आपको उसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के करस्पॉन्डिंग तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता। तो यहां पे भी वही चीज हो जाएगी कि यूनिट वेक्टर के बदले में अब वेक्टर अलोंग द लाइन हो जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेक्टर अलोंग लाइन L2 हो जाएगा a2i प्लस m2j प्लस n2k, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम cos थीटा इस तरीके से निकाल लेंगे सीधे डॉट प्रोडक्ट से ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो परपेंडिकुलर होने के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो क्लियरली ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर डायरेक्शन रेशियो के भी फॉर्म में दिया हुआ है तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल के केस में हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी L1 अपॉन L2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग में हम यही कह सकते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस हम कैसे लिखेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हम लिखना हो, तो एक्स एक्सिस का वाई और जेड एक्सिस से जो एंगल होता है 90 डिग्री हो जाता है, तो कोसाइन ऑफ 90 तो जीरो होता है, और एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से खुद एंगल जीरो होता है, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1,0,0 एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए सिमिलरली वाई कंपोनेंट 1 रहेगा और बाकी एक्स और जेड 0,0 हो जाएंगे, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 डिग्री होता है। और z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग x और y कंपोनेंट 0 हो जाएगा और z कंपोनेंट 1 होगा, क्योंकि x और y से ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि a variable line has direction cosines this and this in two adjacent positions. If delta theta be the angle between the two lines in these two positions, then prove that this, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये तीन डायरेक्शन कोसाइन है, ये तीन भी डायरेक्शन कोसाइन है, तो इनके स्क्वायर्स का सम तो 1 होना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो हम लोग यही कंडीशन लिख लेते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1। सिमिलरली ये भी आपका सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसका भी स्क्वायर का सम क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। यानी आपके पास L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर प्लस M प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर एंड प्लस N प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको मैं इस तरफ ले लेता हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, है ना। इसको साथ में ले लेते हैं, प्लस आपके पास ट्वाइस ऑफ L इंटू डेल्टा L प्लस M इंटू डेल्टा M एंड प्लस N इंटू डेल्टा M, ठीक है। एंड प्लस आपके पास आएगा डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा M स्क्वायर एंड प्लस डेल्टा N स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यानी यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि L टाइम्स डेल्टा L प्लस M टाइम्स डेल्टा M एंड प्लस N टाइम्स डेल्टा N की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस हाफ ऑफ डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा M स्क्वायर और प्लस डेल्टा N स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आया, इसको हम नोट करके लिख लेते हैं। अब बात ये है कि इन दोनों एंगल्स के इन दोनों लाइंस के करस्पॉन्डिंग जो इनके बीच का एंगल है वो डेल्टा थीटा है। तो ये डेल्टा थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस ऑफ डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू L इंटू L प्लस डेल्टा L, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, एंड प्लस
m इंटू m प्लस डेल्टा m n प्लस n इंटू n प्लस डेल्टा m। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो गया l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, है ना, n प्लस आपके पास हो जाएगा l टाइम्स डेल्टा l प्लस m टाइम्स डेल्टा m n प्लस n टाइम्स डेल्टा n। देखिए ये वैल्यू तो 1 हो गई। हमें जो प्रूफ करना था उसमें कहीं भी l इंटू डेल्टा एल, m इंटू डेल्टा m, n इंटू डेल्टा n नहीं है। हमें डेल्टा एल स्क्वेयर, डेल्टा m स्क्वेयर और डेल्टा n स्क्वेयर के टर्म्स में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ डेल्टा एल स्क्वेयर प्लस डेल्टा m स्क्वेयर प्लस डेल्टा n स्क्वेयर। ठीक है क्या? तो यहां से अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास डेल्टा एल स्क्वेयर प्लस डेल्टा m स्क्वेयर प्लस डेल्टा n स्क्वेयर, ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपके पास ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वेयर ये बन जाएगा आपका डेल्टा थीटा बाई 2। अब सिंस ये डेल्टा थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, अब बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे एंगल के लिए साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2 जो होगा इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं डेल्टा थीटा बाई 2 से। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन ऑफ द एंगल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एल स्क्वेयर प्लस डेल्टा एम स्क्वेयर एन प्लस डेल्टा एन स्क्वेयर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वेयर, है ना। और यहां से देखिए तो ये वैल्यू आपकी आ गई डेल्टा थीटा स्क्वेयर एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। ठीक है, एक का डायरेक्शन रेशियो है, चलो उस लाइन के करस्पॉन्डिंग हम वेक्टर मान लेते हैं r1, इसका डायरेक्शन रेशियो हमें दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। देखिए 3D बहुत अच्छा होने के लिए अगर आपका वेक्टर अच्छा है तो 3D में आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपको आपका इमेजिनेशन रन करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ये तो बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर कोई तीसरा वेक्टर हमें निकालना हो तो वो और कुछ नहीं बल्कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो आएगा उस लाइन का, डायरेक्शन रेशियो विल बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन will be proportional to r1 क्रॉस r2, है ना। तो r1 क्रॉस r2 पहले निकाल लेते हैं। तो r1 क्रॉस r2 ये एक तरीका है, एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो i, j और k आपके पास कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 और -2 1 एंड 4। ठीक है क्या, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी i टाइम्स, देखिए कितना आया 8 माइनस 3 दैट इज 5 माइनस j टाइम्स ये हो जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज 10 एंड प्लस k टाइम्स ये हो गया आपका 1 प्लस 4 दैट इज 5। ठीक है, तो आपके पास r1 क्रॉस r2 तो आ गया 5, आप चाहें तो कॉमन ले लें i माइनस 2j एंड प्लस k। ठीक है क्या, हमें क्या चाहिए था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू दिस। तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा लाइन का, हम चाहें तो सिर्फ 1 कॉमा -2 कॉमा
1 कॉमा -2 कॉमा 1 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है ना, तो मैंने 5 हटा दिया। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपके पास, √6 आ रहा है। ठीक है, और सिंस लाइन है तो लाइन का आपके पास प्लस माइनस वाला दोनों आता है ना, प्लस माइनस वाला दोनों आता है ना डायरेक्शन कोसाइन। तो आपके पास एक तो हो जाएगा, अगर सिर्फ √6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/√6 है ना, -2/√6 और 1/√6 ये आ जाएगा। या फिर आप इसका नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो -L -M -N भी आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो -1/√6, 2/√6 एंड -1/√6, तो ये दोनों ही आपके रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। एक और तरीका हम लोग सीखते हैं जहां पे वेक्टर प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही यूज होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि मान लेते हैं हमारा जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है वो है ए, बी और सी। तो अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए। तो यानी आपके पास a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 एंड प्लस c इंटू 3, ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। सिमिलरली आपके पास -2a देन प्लस b एंड प्लस 4c इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहां से अगर a b c की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, a अपॉन इज इक्वल टू -b अपॉन इज इक्वल टू c अपॉन। ठीक है, अब ये अपॉन कैसे लिखेंगे, तो a के नीचे लिखना होगा, तो a के कोएफिशिएंट्स को हम भूल जाएंगे और b और c के करस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट्स होंगे उसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 3, 1 एंड 4। ठीक है, सिमिलरली -b के नीचे लिखना होगा, तो b का कोएफिशिएंट भूल जाएंगे, a और c के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बना के b के नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 -2, ये याद रखिएगा यहाँ माइनस साइन रहेगा, एंड देन 3 एंड 4। ठीक है, c के करस्पॉन्डिंग लिखना होगा तो c के कोएफिशिएंट्स भूल जाइए, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 -2 एंड देन 2 एंड 1। ठीक है, ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करिए तो यहां से आ जाएगा आपके पास a अपॉन दिस इज 8 - 3 दैट इज 5 एंड देन माइनस b अपॉन दिस विल बिकम 4 + 6 दैट इज 10 एंड यहां से आपके पास हो जाएगा c अपॉन 5। ठीक है, क्या आप चाहें तो 5 हटा सकते हैं, 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, तो हमारे पास आ जाएगा, और b को मैं माइनस वाला साइन नीचे ही ले आता हूं, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन -2 इज इक्वल टू c अपॉन 1। तो क्लियरली a b c जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 -2 और 1 के। ठीक है, a b c जो है प्रोपोर्शनल है 1 -2 और 1 के। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता हो तो इन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर आएगा वो भी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, तो हम यहां से अपने लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख सकते थे बहुत आसानी से 1, -2, 1, और ध्यान से देखिए यही तो हमारा डायरेक्शन रेशियो आया भी था। ठीक है क्या, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए कि या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता हो आप उस मेथड को यूज करके अपने दो लाइंस के परपेंडिकुलर तीसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइंस आर कनेक्टेड बाय दीज टू रिलेशंस, देन फाइंड देम एंड द एंगल्स बिटवीन देम। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है L + M + N इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को बाकी, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा स्टैंडर्ड सा पैटर्न रहता है, और इसमें क्या होगा कि एक आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा इन LMN और दूसरा आपके पास हमेशा ही
एक 2 डिग्री इक्वेशन होगा LMN में। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे आते हैं। एक आपके पास सेट ऑफ सवाल होंगे जिसमें LMN एक लीनियर रिलेशन से जुड़े हुए होंगे और दूसरा रिलेशन होगा जहां पे आपके पास LMN एक 2 डिग्री रिलेशन से जुड़े हुए होंगे। आपको जो मेथड मैं बता रहा हूं एज इट इज आपको यूज करना है। आप बिल्कुल उसको उसी तरीके से यूज करते जाइए और आपका सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। करना क्या है आपको? करना यह है कि जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से किसी एक वेरिएबल को बाकी दो वेरिएबल्स के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यानी यहां से हम क्या करेंगे, L को M और N के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो L विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ M प्लस N। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन निकाला है इसको हम लोग सेकंड रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकंड रिलेशन अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है 2L, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2L टाइम्स M प्लस N एन माइनस Mn इज इक्वल टू 0, है ना। L को हम माइनस M प्लस N से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा M प्लस N स्क्वेयर माइनस Mn इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप 1 बिल्कुल याद रखिए कि किसी एक वेरिएबल को बाकी दोनों के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और उस वेरिएबल की वैल्यू को जो आपने बाकी दो वेरिएबल्स में निकाला है उसको आप सेकंड रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बन जाएगा M और N में। ये अगर माइनस साइन हम हटा देते हैं तो रिलेशन आपके पास क्लियरली यहां से सिंप्लीफाई करके बनेगा 2M स्क्वेयर प्लस 4Mn यहां से आएगा और एक Mn यहां पे है तो प्लस 5 टाइम्स Mn एन प्लस 2N स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। या तो अब ये क्या होगा, पूरी तरीके से फैक्टराइजेबल होगा और या फिर फैक्टराइजेबल नहीं होगा। फैक्टराइजेबल अगर नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, n स्क्वेयर या m स्क्वेयर किसी एक से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम यहाँ, ऑल्दो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है फैक्टराइज होता हुआ, लेकिन मैं एक जेनरिक मेथड आपको बता रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, n स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड बाई n स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिलेशन बन गया ट्वाइस m बाई n स्क्वेयर प्लस 5 टाइम्स m बाई n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप m बाई n की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, m बाई n की वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा m बाई n में, तो ये माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b स्क्वेयर हो गया 25 माइनस 4ac हो गया 16 अपॉन 2a दैट इज 4। तो हम यहां से देखें तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, है ना। तो एक बार आ जाएगा आपके पास माइनस 8 अपॉन 4 दैट इज माइनस 2, और एक बार आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 4 दैट इज हाफ। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन आया m बाई n इज इक्वल टू माइनस 2 और m बाई n इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यानी यहां से m और n में तो रिलेशन निकल गया, लेकिन हमें हमें क्या चाहिए, l और n में भी रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से l बाई n की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। l बाई n की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, तो l बाई n की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ m बाई n प्लस 1, है ना, ये आ जाएगा। तो यानी यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस 2 डालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, और जब हाफ डालोगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए हाफ डालेंगे तो ये हो गया, ये हाफ और प्लस 1 3/2, तो यानी यहां से आपका हो जाएगा माइनस 3/2। इनफैक्ट यहां भी माइनस ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी ये वैल्यू भी माइनस ही है क्योंकि ये माइनस 2, तो यहाँ से भी ये वैल्यू माइनस 2 अपॉन 4 आया है ना, तो माइनस हाफ ही आएगा। तो यहाँ से भी ये माइनस हाफ प्लस 1 माइनस, तो हाफ, और ये नेगेटिव, तो माइनस हाफ ही आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास दो रिलेशन आए। ठीक है, इन दोनों, तो हमारे पास एक रिलेशन आया m बाई n इज इक्वल टू माइनस 2, है ना, और l बाई n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और
यहाँ से आया m बाई n इज इक्वल टू माइनस हाफ n इज इक्वल टू l बाई n। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू n अपॉन वन, है ना। एंड यहां से आप भी देख सकते हैं कि l अपॉन वन इज इक्वल टू n अपॉन वन। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके हमें लिखना हो तो हम रिलेशन लिख सकते हैं l अपॉन वन इज इक्वल टू m अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू n अपॉन वन। ठीक है क्या। और सिमिलरली इस वाले रिलेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास दो रिलेशन था, चलिए दोनों को अलग अलग ही करके लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग ही करके लिखते हैं। तो यहाँ पे l बाई n इज इक्वल टू भी माइनस हाफ है। तो यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि m अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू n अपॉन टू। ये ध्यान में रखिएगा कि कंबाइन करते समय आपके पास n के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों रिलेशन में सेम रहे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने यहाँ पे भी 2 रखने की कोशिश की है। तो यानी यहाँ से क्लियरली आपके पास रिलेशन दिख रहा है l अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू m अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू n अपॉन टू। ठीक है, हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए थे l m n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि l m n जो है वो 1 माइनस टू और 1 के प्रोपोर्शनल है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो आएगा ना, इसके करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो आएगा वो 1 माइनस टू और 1 आएगा। ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो आएगा इसके प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर ले लीजिए। तो आप माइनस वन टू भी ले सकते हैं, या फिर आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियो 1 1 माइनस टू भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है क्या। तो एक काम करते हैं, एक पेज यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आए थे लाइन के वो आ गया था। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन रेशियो आया था हमारे पास कौन कौन सा, 1 माइनस टू 1 और 1 1 माइनस टू, है ना। 1 माइनस टू 1 और 1 1 माइनस टू। तो एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से जो पेज ऐड करेंगे वो सेम टेम्पलेट का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला डायरेक्शन रेशियो जो आया था वो आया था कौन सा, वो आया था 1 माइनस टू 1। तो डायरेक्शन रेशियो 1 जो आया वो आया 1 माइनस टू और 1। और डायरेक्शन रेशियो 2 जो आया वो आया कौन सा, 1 1 माइनस टू। तो ये तो डायरेक्शन रेशियो आया। तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल सकते हैं कैसे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 6 एंड 1 अपॉन रूट 6। ठीक है, सिंस ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है तो मैं प्लस माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये DC1 हो गया आपका पहले लाइन का। DC2 क्या हो जाएगा, DC2 भी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, 1 अपॉन रूट 6 एंड 1 अपॉन रूट 6 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 6। ठीक है क्या, दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस आ ही चुके हैं तो आप एंगल निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट, है ना। तो ये हो गया L1 L2 यानी 1 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 6 एंड माइनस 2 अपॉन 6। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखिए तो माइनस 3 अपॉन 6 आ गया है, ये वैल्यू आ गई माइनस हाफ। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू आएगी वो पाई बाई 2 पाई बाई 3। अब दो लाइंस के बीच का एंगल है, दो लाइंस अगर आपस में 2 पाई बाई 3 एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पाई बाई 3 एंगल पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस अगर आपको लिखना हो, एंगल बिटवीन लाइंस, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। पाई बाई 3 भी सही है और 2 पाई बाई 3 भी सही है, क्योंकि हमने देखा था ना लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो अगर अल्फा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा एंगल पे भी इंटरसेक्ट करेगा।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 और 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ 6 एंड डायरेक्शन रेशियोज आर दिस, देन द कंपोनेंट ऑफ द लाइन वेक्टर आर। ठीक है, तो लाइन वेक्टर के हमारे कंपोनेंट्स निकालने हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, है ना, तो लाइन के अलोंग कोई भी वेक्टर आर हमें दिया हुआ है, वेक्टर आर क्या दिया हुआ है, -3i, है ना, +4j एंड +6k। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो मॉड ऑफ आर यहाँ पे कितना आ जाता है, मॉड ऑफ आर आ जाएगा √9 + 16 + 36, है ना, तो ये कितना हो गया 25, ये हो गया √61। ठीक है, क्या √61 आ गया, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, सॉरी यूनिट वेक्टर हो गया 3/√61 i कैप +4/√61 j कैप एंड +6/√61 k कैप। ठीक है, क्या अब हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ द लाइन वेक्टर, और लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना था 6, तो x कंपोनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर इनटू द लेंथ, तो x हमारे पास हो गया -6 इंटू, तो ये हो जाएगा 18/√61। ठीक है, और y कंपोनेंट अगर हम देखते हैं विथ साइन, अगर हम ले रहे हैं विथ साइन, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 4/√61, तो 24/√61। ठीक है, एंड सिमिलरली z कंपोनेंट हो जाएगा 6 इंटू 6/√61, दैट इज 36/√61। ठीक है, क्या तो ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट दिस। ओके, तो पहले तो हमें क्यूब के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें लिखा हुआ है 4 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, तो ये कौन से डायगोनल्स की बात हो रही है, पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो चलिए एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा क्यूब हो गया। सपोज हम इसको अपने एक्सिस पे भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये इस तरीके से हम एक क्यूब बना लेते हैं, और एक्सिस पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्सिस एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एक्सिस हो गए, एक्स वाई और जेड, और क्यूब का हम लेंथ मान लेते हैं 1 यूनिट। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट आप देखिए तो ये हो जाएगा 1 0 0, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो 1 1 0, ये हो जाएगा आपके पास, सिंस वाई एक्सिस पे है तो 0 1 0, ये जेड वाई प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, है ना, ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस पे है तो 0 0 1। ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 1 1 1, ये एक्स जेड पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, क्या तो ये सारे वर्टिसेस तो हमने लिख लिए, और क्लियरली ये आपका 0 0 0 है। तो देखिए, जब डायगोनल की बात होती है ना, जब इस तरीके से 4 डायगोनल बोला जा रहा है, तो ये आपके बॉडी डायगोनल्स की बात हो रही है। बॉडी डायगोनल्स यानी एक ये वाला डायगोनल, समझ रहे हैं आप, एक इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाला डायगोनल। ठीक है, एक इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाला डायगोनल। ठीक है, और एक इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाला डायगोनल। तो ये 4 डायगोनल्स की बात हो रही है। ठीक है, दीज आर द 4 डायगोनल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर हम ये डायगोनल्स देख रहे हैं तो पहला डायगोनल तो हमें क्लियरली दिख रहा है D1। ठीक है, D1 जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा आपका I + J + K। ठीक है, जहां पे ये डायगोनल मैं D1 बोल रहा हूं। ठीक है, D2 डायगोनल इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो D2 डायगोनल की अगर हम बात करें तो D2 डायगोनल दिस माइनस दिस है, तो ये आपका हो जाएगा I माइनस जे एन प्लस के। ठीक है, D3 डायगोनल की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन की, तो दिस माइनस दिस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास I प्लस जे एन माइनस के। ठीक है क्या, अगला आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम चौथा अपना डायगोनल बोल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम चौथा डायगोनल बोल रहे हैं। तो D4 हमारा हो गया। ठीक है, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप एन प्लस के कैप। ठीक है, तो ये तो डायगोनल्स के हमारे यूनिट वेक्टर्स मिल गए। लाइन मान लेते हैं हमारे पास, जो लाइन है वो है एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। अब अगर हमें पता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की तो वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस अल्फा आ जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये तो हमारा यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये सॉरी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इन सब का मैग्नीट्यूड √3 है, तो अपॉन √3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली आपके पास कॉस बीटा मिल जाएगा आपको, कॉस बीटा हो गया आपका एल माइनस एम प्लस एन अपॉन √3, है ना। सिमिलरली कॉस गामा मिल जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपके पास एल प्लस एम माइनस एन अपॉन √3, एंड कॉस डेल्टा आपके पास मिल जाएगा, वो बन जाएगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3, है ना। और इन्हीं को तो स्क्वायर करके हमें ऐड करना है, तो देयरफॉर आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम प्लस एन होल स्क्वायर प्लस एल प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 4/3, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। ठीक है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग प्लेन पढ़ रहे होंगे तो उसमें 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में काफी सारी रिलेशंस और सिमिलैरिटीज दिखेंगी आपको। तो 2D में जिस तरीके से हम लाइन को ट्रीट करते हैं, 3D में प्लेन का भी ट्रीटमेंट मोर और लेस आप देखिएगा उसी तरीके से होता है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ये लेक्चर सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एकदम बेसिक से 3D को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और एडवांस जेई एडवांस तक की अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।